यस गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम यू टू ऑल। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पादप जो होते हैं इनके अंदर पोषण कितने तरीके से होता है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एट द लास्ट ऑफ द सेशन हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपका कंप्लीट प्रैक्टिस यहाँ पर होती रहे, एक कंप्लीट रिविजन आपका यहाँ पर होता रहे। ओके, और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पूरा टेस्ट भी इसका लगा सकते हैं। ओके, चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या चीजें आज के सेशन में होने वाली है, क्या क्या अध्ययन बिंदु हो सकते हैं। तो पादपों में जो पोषण है वो कितने तरीके से होता है, क्या क्या पोषक तत्व उसमें होना चाहिए। लाइक इसमें दो कैटेगरी होती है, मैक्रो और माइक्रो करके, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और पोषण के आधार पर यदि पादपों का वर्गीकरण किया जाए तो स्वपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, और इनमें परपोषी क्या होते हैं वो हम लोग समझेंगे। कीटभक्षी पादप क्या होते हैं, मृतोपजीवी क्या होते हैं, और सहजीवी पादप क्या होते हैं। और इसके बाद हम लोग इसका क्विज कंप्लीट करेंगे। राइट, तो इस तरीके से हमारा पूरा सेशन होने वाला है। वन बाय वन करके इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे पोषण की परिभाषा। सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है कि सजीवों के द्वारा, हम लोग देखते हैं जैविक और अजैविक तत्व होते हैं, तो जैविक में हमारे सजीव आ जाते हैं। तो सजीवों के द्वारा अपने स्वास्थ्य और शरीर की वृद्धि और विकास करने के लिए भोजन के रूप में हम लोग जितने भी आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं वो ही प्रक्रिया जो है पोषण यहाँ पर कहलाती है, न्यूट्रिशन यहाँ पर कहलाती है। राइट, आगे बताया हुआ है कि पादपों की सामान्य वृद्धि के लिए मृदा से प्राप्त होने वाले इन पोषक तत्वों को पादपों में इनकी मात्रात्मक आवश्यकता अनुसार मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। अब यदि हम लोग पर्टिकुलर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो सामान्य वृद्धि के लिए जो मृदा में पोषक तत्वों का होना आवश्यक है वो या तो बहुत अधिक मात्रा में होंगे या फिर कुछ मात्रा में होंगे, लेकिन उनकी आवश्यकता यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस हिसाब से यहाँ पर उनकी मात्रा के हिसाब से, उनकी क्वांटिटी के हिसाब से दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन-कौन से वो दो भाग है? सबसे पहला है वृहत मात्रिक पोषक तत्व और दूसरा है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो देखो नाम से ही समझ आ रहा है, वृहत मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, मैक्रो होगा, और माइक्रो यानी कि थोड़ी अल्प मात्रा में होगा। राइट, अब कौन-कौन से तत्व जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी क्वांटिटी मृदा के अंदर बहुत अधिक होती है, और कौन-कौन से ऐसे तत्व है जिनकी क्वांटिटी मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर कम होती है, वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बनने वाला है। चलिए, सबसे पहला प्रकार है हमारा वृहत मात्रिक पोषक तत्व। वृहत मात्रिक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पौधों के ऊतकों में यदि इनकी बात करें तो इनकी जो परसेंटेज है 0.2% से लेकर 4% तक इनकी मात्रा पाई जाती है। किसकी? वृहत मात्रिक पोषक तत्व की। अब ये वृहत मात्रिक पोषक तत्व का कोई एग्जाम्पल बताइए कि ये वृहत मात्रिक हो सकता है, मैक्रो हो सकता है। सबसे पहला आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, गंधक है। ये कुछ ऐसे तत्व है जो मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में इनकी प्रेजेंस होना आवश्यक है। राइट, नहीं होता है तो हम लोग कुछ रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। बाकी ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे आते हैं वृहत मात्रिक पोषक तत्व के अंदर। ठीक है, वृहत मतलब जिनकी मात्रा अधिक होना। कौन कौन है, कितनी होती है? 0.2 से लगभग 4% तक हो सकती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। और यदि वृहत मात्रिक पोषक तत्व को और क्लासिफाई किया जाए तो इसके भी दो भाग होते हैं। इसके भी दो भाग कौन से होते हैं कि किसकी मात्रा बहुत अधिक होगी, इस तरीके से। तो प्राथमिक मतलब इनका होना आवश्यक है ही सही। प्राथमिक पोषक तत्व में नाइट्रोजन की मात्रा होना ही चाहिए पौधों के अंदर, फास्फोरस की मात्रा होना ही चाहिए, और पोटेशियम की मात्रा यहाँ पर होनी ही चाहिए। राइट, फिर द्वितीयक पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो कम मात्रा में, या फिर बोल सकते हैं कि आवश्यक है लेकिन उतना नहीं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, जो रिमेनिंग तत्व बचे हुए हैं इन 6 के अलावा, लाइक कार्बन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे पोषक तत्व कहाँ से मिल जाएंगे? वातावरण से मिल जाएंगे। जल और वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये इन सारे तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं।
राइट। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक वृहत होते हैं और दूसरे हमारे सूक्ष्म होते हैं। अब जो वृहत होते हैं इनकी भी दो कैटेगरी होती है, इसमें प्राथमिक होते हैं और दूसरे होते हैं द्वितीयक। तो प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो गए, द्वितीयक में हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक हो गए, और इसके अलावा जो बचे हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये नॉर्मली वातावरण से, इन्वायरमेंट से, जल और वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इन सारे तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की। मृदा में उपस्थित कुछ खनिज लवणों की पादपों की स्वस्थ वृद्धि के लिए अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसे पोषक तत्वों को सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहा जाता है। तो बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो वृहत मात्रिक होते हैं तो 0.2 से लेकर 4% तक की आवश्यकता पौधों को पड़ती है, उनके जो उत्तक होते हैं उनको पड़ती है। लेकिन जब सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की बात की जाएगी तो इनकी उपस्थिति लगभग कितनी रहती है, 0.02%, मतलब इतनी कम मात्रा इनको चाहिए होती है, पौधों को चाहिए होती है इन तत्वों की। ये इतनी कम होती है, लेकिन इतनी अत्यंत मात्रा इतनी अत्यंत जो अल्प मात्रा है, इसमें भी इनकी उपस्थिति होना पादपों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अर्थात इनकी अत्यल्प मात्रा जो है पौधों में सामान्य वृद्धि को भी प्रभावित करती है। इनमें से किसी भी एक तत्व की कमी होने पर पौधे जो है यहाँ पर रोगग्रस्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा पत्तियाँ, हरे पौधे डायरेक्टली झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, पत्तियाँ पीला पड़ना स्टार्ट हो जाती है, उनमें कुछ कीड़े लग जाते हैं, तो वो सारे ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो बहुत अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, यही इनका एक सबसे बड़ा रीज़न है। अब वो कौन-कौन से तत्व हैं जो अल्प मात्रा में चाहिए होते हैं पौधों को? इनको जिंक चाहिए होता है, इनको तांबा चाहिए होता है, इनको मैग्नीज चाहिए होता है, लोहा, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल आदि सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। मतलब ये बहुत अल्प मात्रा में, लगभग 0.02% पौधों को इनकी आवश्यकता होती है, और इतनी सी अल्प मात्रा भी ना मिले तो ये पौधे यहाँ पर रोगग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये दो कैटेगरी होती है। अब हम लोग यदि बात करें पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, स्वपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, कीटभक्षी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं और सहजीवी होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। वन बाय वन करके विद इमेजेस हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें स्वपोषी की, जो स्वपोषी पौधे वे पौधे होते हैं या फिर वे पादप होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी मतलब अपने पोषण का कार्य खुद ही कर लो, किसी पर डिपेंड ना रहो। ठीक है, स्वपोषी उन्हें बोलेंगे। और पोषण की इस विधि को या इस प्रक्रिया को, जब ये खुद से अपना भोजन बनाते हैं, इस विधि को स्वपोषण यहाँ पर बोला जाता है। अब ये तो चलो एक रटी रटाई सी लाइन हो गई कि जो खुद से अपना भोजन बनाएंगे उन्हें स्वपोषी बोलेंगे और ये प्रक्रिया स्वपोषण कहलाएगी। लेकिन ये प्रक्रिया होती क्या है, क्या क्या तत्व रिलीज होते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर होती है? पादपों में भोजन निर्माण का कार्य जो है पत्तियों में होता है। ठीक है, भोजन निर्माण का कार्य कहाँ पर होता है? पत्तियां ही करती है। पत्तियों की सतह पर अनेक छोटे से रंध्र या सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग स्टोमेटा या फिर रंध्र बोलते हैं। रंध्र द्वारा, कोशिका द्वारा, रंध्र जो होते हैं, रंध्र द्वार जो होते हैं, मतलब रंध्र जिस तरीके से, इस तरीके से छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ये कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वायु के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इन रंध्रों के द्वारा पत्तियों के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, इस तरीके से पूरे पत्तियों के अंदर CO2 आ जाएगी। पत्तियों को भोजन बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, वाटर, जल उसको चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चाहिए होगा और खनिज लवणों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। पादपों में जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती है। अब जड़ें क्या है, खनिज लवण कहाँ से मिलेंगे? चलो, सूर्य का प्रकाश, जल तो यहाँ से पत्तियों के थ्रू जो हमारा जाइलम और फाइलम प्रोसेस होती है उसके थ्रू पत्तियों तक आ जाएगा। ठीक है, CO2 वातावरण से मिल गई और खनिज लवण कहाँ से मिल जाएंगे? इसको मिट्टी से, जड़ के माध्यम से, रूट के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, उसके आगे की प्रोसेस क्या होगी? जब CO2 रंध्र के अंदर, पोर के अंदर प्रवेश कर जाएगी उसके थ्रू, शिराओं के थ्रू, तो तने में जो है नली के समान वाहिकाएं होती है। जब हम तने की बात करें, पत्ती के जो तने की बात करें, जिनके द्वारा जल तथा खनिज लवण पत्ती तक पहुंचते हैं। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे हम लोग पर्णहरित बोलते हैं या फिर क्लोरोफिल बोला जाता है। यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करता है और इस ऊर्जा का उपयोग पत्तियां भोजन बनाने में या फिर भोजन निर्माण के लिए करती है। हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। मतलब हरे पौधों को क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो है सूर्य के प्रकाश को लेगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये प्रोसेस होगी। जल उसको मिल जाएगा वाहिकाओं के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल जाएगी और अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेगी। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग इसको इक्वेशन फॉर्म में देख लेते हैं, ये किस तरीके से होती है।
देखो CO2 प्रेजेंट है, पर्णहरित क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगा, जल इसको वहां से मिल जाएगा, जड़ों से मिल जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर वातावरण में रिलीज कर देगा ऑक्सीजन को, CO2 को ग्रहण करते हैं पौधे और ऑक्सीजन को यहाँ पर रिलीज कर लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। इस क्रिया में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। यह कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च में रूपांतरित होकर पौधों के अंदर संग्रहित हो जाता है और यही उनके भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, राइट। चलिए अब इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट आता है स्टार्च एक्सपेरिमेंट करके, तो वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। इस कारण प्रकाश में रखे पौधे की जो पत्ती है, स्टार्च का निर्माण होता है, उस पत्ती उस लीफ के अंदर स्टार्च का निर्माण होगा। अतः आयोडीन विलयन की बूंदे डालते ही प्रकाश में रखे पौधे की पत्ती का रंग गहरा नीला हो जाता है, जबकि अंधेरे में रखे पौधे की पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने के कारण स्टार्च का निर्माण नहीं होगा और उस पत्ती में कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, ये चीज क्या थी? एक एक्सपेरिमेंट था, बच्चों को ये बताने की कोशिश की गई थी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, वो सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है। तो यहाँ पर बच्चों से एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। यहाँ पर आयोडीन लिया जाता है, आयोडीन की कुछ बूंदों का प्रयोग किया जाता है। एक पत्ती ली जाती है, एक पत्ती को रखा जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, और दूसरी पत्ती ली जाती है, उसको रखा जाता है अंधेरे कमरे के अंदर, ठीक है। दूसरी पत्ती को कहाँ पर रखा जाता है? अंधेरे कमरे के अंदर रखा जाता है, ठीक है। जब वो पत्ती पूरी तरीके से सूख जाती है, फिर उसके ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदे डाली जाती है, तो आप देखेंगे जो सूर्य के प्रकाश में रखी हुई पत्ती थी, वो उसका रंग पूरा गहरा नीला यहाँ पर हो जाता है। ये शो करता है कि इसके अंदर जो है, यहाँ पर हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई थी और यहाँ पर इसका स्टार्च का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अंधेरे कमरे में रखी प्रोसेस के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है नहीं कंप्लीट हुई थी, तो वहां पर स्टार्च का रंग नहीं, स्टार्च नहीं बनेगा और उसका कोई भी कलर परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। तो इसे एक प्रकार से स्टार्च टेस्ट के रूप में जाना जाता है। और स्टार्च टेस्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आयोडीन की कुछ बूंदों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी सहजीवी की बात करी, अब हम लोग यहाँ पर परजीवी की बात करेंगे। कुछ पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब हम लोग जानते हैं कि कुछ पत्ते जो होते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे? डेफिनेटली ये अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये अमरबेल की है, कुस्कुटा जिसे बोला जाता है। तो ये अमरबेल क्या है? दूसरे पौधे के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। इसको हम लोग पूरा थ्योरी में देखते हैं। इस वृक्ष के तने व शाखाओं पर पीले रंग के तंतु आपको लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वृक्ष है, इसके ऊपर आपको ये पीले रंग के तंतु दिखाई दे रहे हैं। ये पीले तंतु अमरबेल नामक पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त होता है जिस पर ये लिपटा रहता है। इसको अपने भोजन की प्राप्ति कहाँ से होगी? इसको अपने भोजन की प्राप्ति वहां से होगी जिस पर ये लिपटा हुआ है। ये इस वृक्ष से लिपटा हुआ है, तो इस वृक्ष के भोजन को ये यहाँ पर ग्रहण कर लेगा। अमरबेल जैसे पादप जो अन्य वृक्ष अथवा पादपों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो अमरबेल को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? ये परजीवी है। और यहाँ पर जो वृक्ष जिससे इसको ये प्राप्ति हो रही है, मतलब ये जो वृक्ष है, इसे क्या बोलेंगे? परपोषी बोलेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है? दूसरों को पोषण दे रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे परपोषी। और जो दूसरों पर आश्रित है, यानी कि जो अमरबेल इस वृक्ष के ऊपर आश्रित है, तो अमरबेल को यहाँ पर क्या बोला जाएगा? परजीवी यहाँ पर बोला जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है परजीवी के अंदर और परपोषी के अंदर, इस चीज का हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो क्या चीज हमने पढ़ी यहाँ पर? परजीवी क्या हो जाएंगे? परजीवी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन स्वयं न बनाते हुए दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं। ये दूसरे वृक्षों के ऊपर आश्रित रहते हैं, दूसरे पादप के ऊपर आश्रित रहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के रूप में हमने देख ही लिया अमरबेल का, कुस्कुटा का। अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला है हमारा कीटभक्षी पादप। ऐसे पौधे जो जीवित रहने के लिए कीड़ों को पकड़ते हैं, उन्हें पचा लेते हैं, उन्हें कीटभक्षी पादप यहाँ पर बोला जाएगा। नाम आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कीटभक्षी पादप का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? ड्रोसेरा हो सकता है, डायोनिया हो सकता है, ट्यूट्रिकुलेरिया हो सकता है, घटपर्णी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है? कीटभक्षी पादप है, तो दूसरे कीटों को खाकर भोजन को यहाँ पर ग्रहण करते हैं, राइट। ये मेघालय वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे, ये छत्तीसगढ़ वगैरह में इस प्रकार के जो पौधे हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। ये पादप जो है दलदली जगह, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में नाइट्रोजन जो है अपर्याप्त मात्रा में होती है, मतलब कम पाई जाती है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं? ये पादप कीटों को खाकर उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति यहाँ पर कर लेते हैं। दलदली जगहों में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये क्या करेंगे? कीटों को खाकर अपने जो
बोलते हैं ना पोषण के लिए नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति ये कीटों को खाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सारे हमारे कीटभक्षी पादप हो गए। आपसे बस नाम पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पादप है। ड्रोसेरा हो गया, डायोनिया हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, घटपर्णी जिसे हम लोग निपेंथिस बोलते हैं, ये सारे के सारे हमारे कीटभक्षी जो कीटों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे मृतोपजीवी। अभी मृतजीवी या मृतोपजीवी क्या होते हैं, तो आपने बरसात के दिनों में गोबर, अचार, सब्जी, लकड़ी, सड़ी गली वस्तुओं पर छत्रक या सफेद धागे की समान संरचनाएं देखी होगी। इसे हम लोग अपनी-अपनी भाषा में फफूंद बोल देते हैं, लाइक अचार वगैरह पर भी थोड़े टाइम में यदि उसको नहीं देखा गया तो आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपने बहुत सारी, जिसे आप कुत्ता, छतरी भी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग इसी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इसी तरीके से होती है। ठीक है, फफूंद बोल सकते हैं, कवक इसको बोल सकते हैं। इन जीवों में क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। यदि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तो ये अपने भोजन के लिए किस पर आश्रित रहते हैं, मृत जीव जो होते हैं उनके ऊपर ये आश्रित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि गोबर के ऊपर एक छत्रक बनाकर आपको यहाँ पर बताया हुआ है, और मोनोट्रोपा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मोनोट्रोपा भी एक तरीके से जितनी भी मृत जीव जंतु होते हैं या फिर ऐसी चीजें होती है उसके ऊपर ये ग्रो करता है, तो मोनोट्रोपा भी एक प्रकार के मृत जीवी की कैटेगरी में आता है। और कौन कौन सी चीजें, तो ये पादप मृत व सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर पाचक रस यानी कि एंजाइम को स्त्रावित करते हैं। ये पाचक रस इनको विलयन में बदल देते हैं, जिससे पादप अवशोषित करके उसको पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। वे पादप जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से पोषण को प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। अधिकांश कवक जैसे म्यूकर, म्यूकर का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, म्यूकर हो गया, एग्रिकिस हो गया, ये सारे के सारे मृतोपजीवी हैं। और जो चित्र में आपने देखा मोनोट्रोपा एक प्रकार का पुष्पी पादप है, मतलब उसपे तो फूल भी लगा हुआ था, जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। वो एंजाइम को स्त्रावित करता है और एंजाइम विलयन में परिवर्तित हो जाता है। वो विलयन में परिवर्तित हो जाता है तो वो पौधों को एज अ पोषक तत्व की तरह यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। पौधे उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, सहजीवी की बात हम लोग करेंगे। सहजीवी क्या होता है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल, पोषक तत्व व रहने का स्थान आपस में बांटते हैं। लाइक आप मुझे स्थान दीजिए, मैं आपको भोजन दूंगा, इस तरीके से दोनों साथ में मिलकर जीवन यापन करेंगे तो उसे हम लोग सहजीवी बोलेंगे। लाइकेन सहजीवन का प्रारूपिक उदाहरण है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लाइकेन को ले सकते हैं, क्योंकि लाइकेन क्या करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइकेन के दो प्रकार होते हैं, इसमें दो पादप होते हैं, एक आपका कवक होता है और एक शैवाल होता है। ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, क्योंकि शैवाल का काम क्या होता है, शैवाल में होगा क्लोरोफिल प्रेजेंट, जबकि कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा। शैवाल क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्योंकि हमने देखा है कि जहां पर क्लोरोफिल होता है वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ठीक है, तो शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन को तैयार करेंगे, वही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे और वो क्या करेगा, कवक को देगा। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट इसने भोजन बनाए ये कवक को उपलब्ध करवाएगा, और बदले में कवक उसको क्या देगा, बदले में कवक जो है शैवाल को यहाँ पर रहने का स्थान, जल व अन्य पोषक तत्व उपलब्ध करा देता है। तो ये लाइकेन का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें कवक और शैवाल हमेशा साथ साथ में रहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होगा, वो भोजन बनाकर कवक को देगा और कवक उसको क्या करेगा, रहने के लिए यहाँ पर जगह देगा, जल और अन्य पोषक तत्व जो है उसको यहाँ पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, किसके द्वारा, कवक के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर लाइकेन का पूछा जा सकता है कि लाइकेन में कवक और शैवाल के क्या क्या काम यहाँ पर रहते हैं। तो हमने देख लिया, शैवाल क्लोरोफिल और कवक यहाँ पर स्थान और जल पोषक तत्व उपलब्ध करवा देगा। तो ये होता है सहजीविता, जहां पर दोनों साथ साथ में रहेंगे। इससे पहले हमने मृत जीवी का पढ़ा, जो सड़े गले वगैरह जो तत्व होते हैं उनसे अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं। मोनोट्रोपा, म्यूकस और एग्रेकिस इसके एग्जाम्पल हो गए। इससे पहले कीट भक्षी देखा, जो कीटों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि ये ऐसी भूमि पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है, अपर्याप्त मात्रा में होती है, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति को लाने के लिए ये जीवों का हनन करते हैं। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरे पादप पर आश्रित होते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और सहजीवी होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, फिर हम लोग क्विज की तरफ बढ़ेंगे। वे पादप जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। पादपों में क्लोरोफिल युक्त कोशिका सूर्य के प्रकाश में जल, खनिज, लवण वह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलेंगे। अमरबेल जो है एक प्रकार का परजीवी पादप है, ठीक है, क्योंकि दूसरे पर आश्रित होता है, वो दूसरे पादप पर आश्रित होता है। मृतजीवी पादप मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल साथ साथ रहते हैं, ये सहजीविता का एक एग्जाम्पल है। और घटपर्णी पादप में पत्ती रूपांतरित होकर घड़े रूपी संरचना में बदल जाती है, ताकि कोई भी जीव उसकी तरफ आकर्षित होकर, जैसे वो उसके आकर्षित होकर उसकी किनार पर बैठता है, वो उसके अंदर जाकर गिर जाएगा। और इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है कि कोई भी जीव एक बार अंदर गिरने के बाद बाहर निकल कर नहीं आ सकता है।
राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करके देखते हैं। हमसे पूछा गया मृतजीवी पादप यहाँ पर कौन सा है? नीम है, ड्रोसेरा हो सकता है, म्यूकर हो सकता है या फिर अमरबेल हो सकता है। तो यहाँ पर आपका मृतजीवी पादप क्या है? जो मरे हुए जीवों या फिर सड़ी गली चीजों पर रहकर एंजाइम को स्त्रावित करता है, उसको विलियन के रूप में अवशोषित यहाँ पर कर सकता है। तो मृतजीवी पादप आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यूकर हो जाएगा। आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट। ये आपका परजीवी होता है। नीम आपका बिल्कुल साधारण सा बोल सकते हैं कि अपना खुद से ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके खुद से ही अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। राइट। दूसरे क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ऐसे पौधे या फिर ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर होते हैं या दूसरे पादप पर आश्रित होते हैं, तो परजीवी कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं या फिर कीटभक्षी कहलाते हैं। तो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होना परजीविता कहलाता है। और जिस दूसरे पादप पर आश्रित है या जिस दूसरे पौधे पर आश्रित है, उसे परपोषी हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है। स्वपोषी को आप लोग जानते ही हैं, खुद अपने भोजन का निर्माण करना। मृतजीवी क्या होता है? सड़े गले वस्तुओं पर या उनके ऊपर अपने जीवन यापन करना। और कीटभक्षी कीड़ों को खाते हैं, लाइक ड्रोसेरा की बात हमने करी थी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। कीटभक्षी पादप यहाँ पर कौन सा नहीं है? ड्रोसेरा, डायोनिया, अमरबेल या फिर यूट्रिकुलेरिया। तो कीटभक्षी डेफिनेटली ड्रोसेरा है, डायोनिया भी यहाँ पर कीटभक्षी है, और यूट्रिकुलेरिया और घटपर्णी ये सारे क्या है? हमारे कीटभक्षी, कीटों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति अपने शरीर के अंदर करते हैं। लेकिन अमरबेल तो एक प्रकार का परजीवी है जो कि दूसरे पादप पर आश्रित होता है, किसी कीट को, किसी कीड़े को नहीं खाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। भोजन आवश्यक है सजीवों की किसके लिए? वृद्धि के लिए, विकास के लिए, क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए या फिर इन सभी के लिए? आंसर आपका क्या होगा? भोजन इन सभी के लिए आवश्यक होगा। तो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, सजीवों को आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बृहत मात्रिक पोषक तत्व कौन होते हैं? जिंक होता है, बोरॉन होता है, नाइट्रोजन होता है या फिर क्लोरीन होता है, जिसकी बहुत ज्यादा मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है। तो बृहत मात्रिक पोषक तत्व के अंदर यहाँ पर आ जाएगा आपका नाइट्रोजन। हमने देखा था कि नाइट्रोजन जो है बृहत मात्रिक पोषक तत्व के अंदर आता है, बाकी सारे सूक्ष्म मात्रिक के अंदर आएंगे। क्लोरीन हो गया, जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। लाइकेन परभक्षिता का उदाहरण है, मृतोपजीविता का, सहजीविता का या फिर परपोषिता का? तो हमें पता है लाइकेन जो है एक प्रकार से बोल सकते हैं सहजीविता का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर कवक जो है शैवाल के साथ निवास करता है। ठीक है। शैवाल यहाँ पर हमको भोजन बना के दे देगा और कवक उसको रहने का स्थान और जल और जितने भी पोषक तत्व की प्राप्ति होगी वो यहाँ से प्रेजेंट करवा देगा। तो लाइकेन एक प्रकार से हमारा सहजीविता के एग्जाम्पल को शो करता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके। तो ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सेशन आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज कर सकते हैं 77080384 पर। टेस्ट आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप वहां जाकर इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जाकर भी कर सकते हैं। और PDF प्राप्त करने के लिए, नोट्स प्राप्त करने के लिए आप सेम व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। टेलीग्राम का लिंक एंड वेबसाइट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।